सुमित्रा जी की नजरें फर्श पर दूर तक फिसलते चली गईं, जहां तक उन्हें अपने बेटे के जूते नजर आते रहे। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो सुमित्रा जी ने भी अपनी नजरों का रुख बदल लिया और दोबारा फर्श पर पोछा लगाने लगी। उनका दिल रो रहा था, उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने कितनी मेहनत से पाला, जिसके लिए उन्होंने अपनी नींद, आराम और सुख चैन सब कुछ त्याग दिया, वही आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। हर माँ बाप अपनी औलाद के अच्छे भविष्य के लिए सपने देखते हैं और उसके लिए हर कुर्बानी देते हैं। आज जब उनके बेटे को अपने सपनों की ताबीर मिल गई तो उसकी नज़रों में उसकी माँ ही अजनबी हो गई। वो लड़की जो उसके साथ थी, ऐसे लग रहा था जैसे वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हों। इधर उधर से सुमित्रा जी के सुनने में आया था कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। सुमित्रा जी ये सोचकर खुश थी कि कितनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की उनके बेटे की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। एक दिन सुमित्रा जी ने अपने बेटे साहिल को मुखातिब करते हुए कहा, बेटा, कभी 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो। जब से तुम अस्पताल में शिफ्ट हुए हो, तुमने तो घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे रिश्ते और ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। माँ की बात सुनकर साहिल ने उसकी ओर देखने की बजाय इधर उधर देखने लगा। फिर गुस्से में ही अपनी माँ को घूरते हुए बोला, कितनी बार आपको कहा है कि अस्पताल में मुझे बेटा कहकर मत पुकारा करो। अगर किसी ने सुन लिया तो जानती हो ना मेरी कितनी बेइज्जती होगी। एक काम वाली औरत मुझे अपना बेटा कहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात ने सुमित्रा जी के दिल को तोड़ कर रख दिया था, मगर वो माँ थी। औलाद की 100 गलतियों पर पर्दा डालकर उसे ताबीज़ देकर खुद को तसल्ली दे सकती थी, और सुमित्रा जी ने भी ऐसा ही किया। वो सोचने लगी कि क्या करे, वो बेचारा मजबूर है, इतने लोगों में उठना बैठना है। अभी वो किसी को ये नहीं बता सकता कि वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये सोचकर ही सुमित्रा जी अपने आंसू पीकर रह गई। मगर जब साहिल उनके सामने से अजनबी बनकर गुजरता तो उनके दिल पर आरी चलने लगती थी। अब जब से सुमित्रा जी को ये पता चला था कि उनका बेटा डॉक्टर पूनम से शादी करने वाला है, तब से सुमित्रा जी खुशी से पागल हो रही थी। डॉक्टर पूनम 1 साल पहले ही अस्पताल में आई थी। बहुत नेक, हमदर्द और देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। सुनने में आया था कि वो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। प्रैक्टिस के लिए वो इस अस्पताल में नौकरी कर रही थी और इसके बाद अपना नया अस्पताल बनाने का इरादा है उसका। यकीनन वो सुमित्रा जी के बेटे साहिल को भी अपने साथ अस्पताल में रखने वाली थी। इसीलिए सुमित्रा जी के बेटे साहिल को अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था। तभी तो वो पूनम को अपनी मुट्ठी में करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता था। लगता था वो भी उसे पसंद करने लगी है। उस दिन जब सुमित्रा जी ने उन दोनों को साथ में देखा तो उसका दिल चाहा कि वो उनकी बलाइयाँ ले ले। वो अपने बेटे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उनके बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो आंटी जी, मेरे करीब मत आओ, पीछे हटकर खड़ी हो। देख नहीं रही तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, कितनी बदबू आ रही है, और ये फर्श देखो, ठीक से सफाई किया करो। वो अपनी ही माँ को बुरी तरह डांटकर वहाँ से चला गया और सुमित्रा जी जमीन पर बैठकर रोती रही और सोचने लगी कि उनका अपना बेटा अपनी माँ को इस तरह कैसे ठुकरा सकता है। बेटे की आंखों में माँ के लिए इतनी नफरत थी, ये देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। आज तक सुमित्रा जी खुद को ये सोचकर तसल्ली देती आई थी कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब वो बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो सबको बताएगा कि वो उसकी माँ है, एक काम करने वाली, सफाई करने वाली औरत जिसने अपनी मेहनत से उसे इस काबिल बनाया है। मगर वो तो अपनी माँ को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं था।
सुमित्रा जी खुद को रोकने की कोशिश करती, अपने दिल पर काबू पाने की कोशिश करती कि वो बेटे की नफरत ना देखे, मगर जब साहिल सामने आता तो सुमित्रा जी अपने दिल के हाल से मजबूर होकर उसकी तरफ लपक पड़ती। तब बेटे की आंखों में अपने लिए परायापन और नफरत देखकर वो हर पल जीती और हर पल मरती थी। उनकी ये हालत उनका छोटा बेटा दिनेश देखता तो उसे गुस्सा आ जाता। वो कहता, माँ, भाई हमारे हाथों से निकल चुके हैं, वो कभी भी हम लोगों को नहीं अपनाएंगे। अब वो बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, उन्हें हमेशा से बड़ा आदमी बनने का शौक था ना, और अब उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। उनकी शादी भी एक बहुत अच्छे और अमीर खानदान में हो रही है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि वो एक काम करने वाली का बेटा है तो आप जानती हैं ना कि क्या होगा। दिनेश कठोरता से अपनी माँ को कह रहा था। तभी सुमित्रा जी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो जानती थी कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच है, मगर उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि साहिल उनके साथ ऐसा करेगा। उन्होंने कहा, दिनेश, वो तुम्हारा भाई है, उसके बारे में इतना बदगुमान मत हो। वो भी मेरा ही खून है। एक दिन वो ज़रूर लौटकर हमारे पास आएगा और इस बात को भी कबूल करेगा कि हम इस दुनिया में उसके अपने हैं। मगर तभी दिनेश ने कहा, माँ, आप इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाइए। भाई से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। बस कुछ ही महीने रह गए हैं, मेरा मास्टर पूरा हो जाए, फिर मैं बहुत अच्छी नौकरी लग जाऊंगा। तब मैं आपको अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। वो सुमित्रा जी को तसल्ली देता और सुमित्रा जी मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि दिनेश और साहिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साहिल तो बचपन से ही खुदगर्ज था, जबकि दिनेश बचपन से ही अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। सुमित्रा जी की सारी उम्मीदें अपने छोटे बेटे दिनेश से ही जुड़ी थी, मगर क्या करती, वो माँ थी, अपने बेटे से नफरत भी नहीं कर सकती थी। दिनेश के लाख कहने के बावजूद भी उसने इस अस्पताल में नौकरी करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि इस बहाने वो अपने बेटे साहिल को एक नज़र देख लिया करती थी। दिनेश पार्ट टाइम नौकरी करने लगा था, जिससे उसके घर के खर्चे आसानी से पूरे होने लगे थे। मगर सुमित्रा जी फिर भी किसी भी सूरत में ये नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगर घर बैठ जाती तो अपने बड़े बेटे साहिल का चेहरा कैसे देखती। कितनी बार वो साहिल से कह चुकी थी कि घर आकर हमारे साथ रहो, हॉस्टल में क्यों रह रहे हो, मगर साहिल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन सुमित्रा जी ने सुना कि अस्पताल में जितने भी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाने वाला है। सब अपने माता पिता के साथ इस समारोह में शामिल होंगे। यह सुनकर सुमित्रा जी का दिल खुशी से झूम उठा। उनका मतलब था कि अभी साहिल इस बात को कबूल कर ही लेगा कि वो उसकी माँ है। जाहिर सी बात है, उसे अपनी माँ को बुलाना ही पड़ेगा। सुमित्रा जी बेइंतहा खुश हो गई थी। अगले दिन समारोह था। जब सुमित्रा जी शाम को छुट्टी के बाद घर जाने लगी तो साहिल तेजी से कदम बढ़ाते हुए उनके पास आया और बोला, कल अस्पताल में समारोह है, इसलिए आप। आगे वो कुछ कहता, उससे पहले ही डॉक्टर पूनम वहाँ आ गई। क्या बातें हो रही हैं, उन्होंने पूछा तो साहिल ने कहा, कुछ नहीं, मैं आंटी जी से कह रहा था कि कल सफाई अच्छे से होनी चाहिए, बहुत से मेहमान आ रहे हैं, तो सफाई का खास ख्याल रखना। बेटे के मुंह से ये सुनकर सुमित्रा जी के वजूद में दुख की एक गहरी लहर दौड़ गई। जब उनका अपना सगा बेटा उन्हें आंटी या नौकरानी कहता था तो ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती। हाँ, वो नौकरानी थी और कई सालों से यही काम कर रही थी, मगर कभी किसी की बात पर इतना बुरा नहीं लगा जितना आज साहिल की इस बात पर लगा। मगर उनका दिल ये सोचकर खुशी से झूमने लगा कि कल समारोह में उनका बेटा उन्हें अपनी माँ कहकर बुला ही देगा। फिर सब लोगों को पता चल जाएगा कि वो उनका अपना बेटा है और उन्होंने ही उसे जन्म दिया है। ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। उन्हें यकीन था कि साहिल यही कहने के लिए उनके पास आया होगा
कि वो कल अच्छे से कपड़े पहनकर आई। सुमित्रा जी जब घर आई तो आज उनके होठों पर मुस्कान थी। वो कल के लिए अपने नए कपड़े तैयार करने लगी तो उनको इस तरह तैयारी करते देखकर उनके छोटे बेटे दिनेश ने कहा, माँ, ये तैयारी किस खुशी में हो रही है? आप कहीं जा रही हैं क्या? और आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। तो सुमित्रा जी ने जब उसे साहिल के बारे में बताया तो वो खामोश रह गया। उसने कहा, माँ, कल आप छुट्टी कर लेना। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी उससे गुमसुम होकर देखने लगी। क्या मतलब? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? और कल मैं छुट्टी क्यों कर लूँ? ये सुनकर दिनेश नज़रें चुराने लगा। उसने धीरे से कहा, बस ऐसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और अब आप ये नौकरी भी छोड़ दो। क्या फ़ायदा खुद को थकाने का जब मैं आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काबिल हूँ। मगर सुमित्रा जी ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। कल उनके बेटे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था और वो उस खुशी में कैसे शामिल ना होती, जबकि उनका बेटा सबके सामने उन्हें अपनी माँ कहकर बुलाने वाला था। अगले दिन सुमित्रा जी नए कपड़े और नए जूते पहनकर अस्पताल गई तो दिनेश उन्हें उदास नज़रों से देख रहा था। समारोह शुरू हो चुका था और सारे मुलाजिम भी वहाँ मौजूद थे। सुमित्रा जी भी एक कोने में खड़ी थी। एक एक करके सारे मुलाजिमों और डॉक्टरों को स्टेज पर बुलाया जा रहा था। उन्हें सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे और उनके माँ बाप को भी स्टेज पर बुलाया जा रहा था। सुमित्रा जी तस्वीर में खुद को स्टेज पर देखने लगी। फिर जब साहिल का नाम पुकारा गया और वो स्टेज पर गया तो उसने एक छोटा सा भाषण दिया कि किस तरह उसने मेहनत से मुकाम हासिल की है। उसके बाद सुमित्रा जी को बहुत अजीब लगी क्योंकि उसमें कहीं भी अपनी माँ की कुर्बानियों का जिक्र नहीं था। तभी उसने एक नज़र अपनी माँ पर डाली और फिर उनके चेहरे से नज़र हटा ली। इसके बाद उसने कहा, मैं अपनी माँ को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। इससे पहले कि सुमित्रा जी अपनी जगह से उठती, उन्होंने देखा कि एक औरत स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। साहिल कहने लगा, ये मेरी माँ है और आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। साहिल के चेहरे पर मुस्कान थी। ये सब देखकर सुमित्रा जी हैरान रह गई। उनके आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि वो अभी गिर जाएगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी पीछे से किसी ने आकर उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सुमित्रा जी ने पलटकर देखा तो वहाँ उनका छोटा बेटा दिनेश खड़ा था। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने साहिल की तरफ इशारा किया तो दिनेश खामोशी में कहने लगा, मैं इसीलिए तो आपको मना कर रहा था कि आप आज छुट्टी कर लें, काम करने न जाएं, बल्कि हमेशा के लिए ही काम से छुट्टी ले लें। मगर आपने मेरी बात नहीं मानी और देखिए आपको कितना कष्ट सहना पड़ा। मैं आपको इसी तकलीफ से बचाना चाहता था। वो अपनी माँ को घर ले आया। सुमित्रा जी बिल्कुल हैरान और परेशान थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई बेटा इस तरह कैसे बदल सकता है। उन्हें आज भी वो दिन याद था जब वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। उनके साथ उनके 2 छोटे बच्चे थे। शुक्र था कि उनके सिर पर अपनी छत थी। फिर एक मेहरबान रिश्तेदार की सिफारिश से उन्हें इस अस्पताल में नौकरी मिल गई। तनख्वाह इतनी थी कि जिससे वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। साहिल शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उन्हें आज भी वो दिन याद है जब वो एक दिन काम से वापस आई तो साहिल उनके पास आया और कहने लगा, माँ, मेरी एडमिशन फ़ीस जमा करनी है। इसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर इन पैसों का इंतज़ाम ना हुआ तो मेरा एडमिशन नहीं हो सकेगा और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। माँ, क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा अपनी इस ख्वाहिशों को दिल में ही दबाए इस दुनिया से चला जाए? यह सुनकर सुमित्रा जी ने तुरंत अपने बेटे के मुंह पर हाथ रखा और बोली, ऐसी बातें मत करो बेटा, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। खुदा ना करे कि तुम्हें कुछ भी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी हो। तो साहिल ने फिर से कहा, तो फिर माँ, मेरी फ़ीस का कोई ना कोई इंतज़ाम करवा दो। अभी 2-3 दिन बाकी हैं। तो सुमित्रा जी ने सोचा कि वो अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है। वो एक अस्पताल में झाड़ू पोछा करती थी
और जो तनख्वाह मिलती थी वो उसमें से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती। एक दिन का खाना बनाकर वो उसे 2 दिन तक चलाती थी ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख सकें और उनकी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। अब उसकी फ़ीस भरनी थी, लेकिन उनके पास जो पैसे थे वो खर्च हो चुके थे। साहिल कह रहा था कि अगर दाखिला नहीं हुआ तो वो मैट्रिक के पेपर भी नहीं दे पाएगा। उन्हें ये तो नहीं पता था कि मैट्रिक क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि अगर वो इस इम्तिहान में पास हो गया तो आगे पढ़कर एक बड़ा डॉक्टर बन सकता है। उन्होंने अपने मोहल्ले में रहने वाली ममता जी से इसका जिक्र किया तो वो हंस पड़ी और बोली, अरे डॉक्टर अमीर लोग बनते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। सुना है कि उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। हम जैसे गरीब लोग तो सिर्फ डॉक्टरी के ख्वाब ही देख सकते हैं। तो सुमित्रा जी ने उससे कहा, नहीं ममता, मेरा बेटा बहुत होनहार और काबिल है। तुम देखना, एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। बस एक बार उसका दाखिला हो जाए फिर सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन सुमित्रा जी के दिल की गहराइयों से ये आवाज़ आती थी कि उनका बेटा एक ना एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा। सुमित्रा जी ने फिर से एक घर में साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। उनके अस्पताल में ड्यूटी सुबह से 9 बजे से शाम 5 बजे तक होती थी और बाकी समय वो कोई और काम कर सकती थी। इसलिए उन्होंने एक घर में सफाई का काम शुरू कर दिया। सुबह वहाँ 2 घंटे काम करती और शाम को एक और घर में काम करने जाती। उन्होंने मेहनत करके एडवांस में पैसे ले लिए थे। जब उन्होंने अपने बेटे के दाखिले के पैसे जुटा लिए तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बहुत खुश था कि उसका सपना पूरा होने वाला है। वो सारी सारी रात बैठकर पढ़ाई करता, स्कूल से आते ही किताबों में सर देकर बैठ जाता। सुमित्रा जी भी उसे कभी किसी काम के लिए नहीं कहती, उसे बिल्कुल तंग नहीं करती थी। उनका छोटा बेटा भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे अपने बड़े भाई की तरह पढ़ाई का जुनून नहीं था और ना ही वो बड़ा आदमी बनने के लिए पागल हुआ जा रहा था। वो बहुत अजीब बातें करता जो उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आती। वो अक्सर अपने भाई से कहता, इंसान को बड़ा आदमी नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर साहिल उसकी बातों का मजाक उड़ाता और कहता, तुम पता नहीं किस ज़माने की बातें करते हो। आजकल कोई इस तरह नहीं सोचता। जिसके पास पैसा और पावर होता है दुनिया उसी को सलाम करती है। सब उसी के आगे पीछे घूमते फिरते हैं। अच्छाई का क्या करना। उसकी ये बातें सुमित्रा जी को भी बहुत बुरी लगती थी। वो उससे कहती, अच्छाई का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। कामयाबी मिलना अच्छी बात है बेटा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कामयाबी पाकर अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना ही छोड़ दे। अपनी माँ की बात सुनकर साहिल सर झटक कर रह जाता। फिर दिन रात मेहनत करके उसने मैट्रिक के पेपर दिए। जब रिजल्ट आया तो वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। जब साहिल ने बताया कि उसने पूरे इलाके में टॉप किया है और सबसे ज़्यादा नंबर उसी के हैं, तो सुमित्रा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उसे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी और वो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है। सुमित्रा जी तो ये सुनकर ही खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तमाम मोहल्ले की औरतें यही कहती कि उनका बेटा आगे नहीं पढ़ सकता। गरीबों के बेटे ख्वाहिश से दिल में ही दबाए दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर सुमित्रा जी को अपने बेटे पर यकीन था कि वो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होकर दिखाएगा। और फिर उसने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसकी अच्छी यूनिफॉर्म, किताबें और एकेडमी की फ़ीस के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि उसकी पढ़ाई मुफ्त थी, मगर इसके अलावा भी बहुत खर्च थे जिन्हें पूरा करने के लिए सुमित्रा जी दिन रात लगी रहती थी। दिनेश अभी मैट्रिक में था। वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसके नंबर भी अच्छे आते थे, मगर वो साहिल की तरह अपनी क्लास में कभी टॉप नहीं आया। साहिल उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारे नंबर हमेशा मुझसे कम ही आते हैं, तुम हमेशा मुझसे पीछे ही रहोगे। तो दिनेश उसकी बात पर बस कंधे उचका देता, जैसे उसे इससे कोई फ़र्क ही न पड़ा हो। दिन महीने और महीने सालों में बदलते गए। सुमित्रा जी साहिल के लिए दुगनी मेहनत कर रही थी ताकि उनके बेटे को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, जबकि दिनेश अपनी छोटी उम्र में ही
ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और खुद अपना खर्चा उठाने लगा था। साहिल इस बात का भी उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास बहुत फालतू वक्त है, तभी तुम ये छोटे मोटे काम कर सकते हो। मैं इतने छोटे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है, और इसके लिए मुझे ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं अपना वक्त यूं ही बर्बाद करता रहूँगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। सुमित्रा जी दिनेश को समझाती कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, मैं हूं ना, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। 5 साल ऐसे ही बीत गई। अब साहिल ने घर आना बहुत कम कर दिया था। जब पहली बार वो पूरी रात घर नहीं आया तो सुमित्रा जी पूरे आंगन में बेचैनी से चक्कर लगाती रही। दिनेश उन्हें देखकर कहने लगा, आप परेशान मत होइए माँ, वो अपने किसी दोस्त के साथ होगा, जल्दी आ जाएगा। मगर 2 दिन बाद जब साहिल घर आया तो कहने लगा, मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया हूँ, बस अपना ज़रूरी सामान लेने आया हूँ। उसके रवैये में अजीब सी अजनबी आ गई थी। सुमित्रा जी को बहुत अजीब लगा कि अपना घर होते हुए भी वो हॉस्टल में क्यों रहेगा। जब उन्होंने उससे ये पूछा तो वो कहने लगा, अब मैं घर में रहकर ये सब नहीं कर सकता, मेरे कुछ ज़रूरी काम हैं जिनके लिए मुझे तन्हाई और सुकून की ज़रूरत है, और वो मुझे हॉस्टल में ही मिल सकता है। ये सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, मिलने के लिए आ जाया करना, जब तक तुम्हें देख ना लूं मुझे चैन नहीं आता। वो उनकी बात पर बस सर हिलाकर रह गया। कितने कितने दिन बीत जाते लेकिन साहिल उनसे मिलने नहीं आता। सुमित्रा जी उसके लिए रोती रहती। और फिर एक दिन सुमित्रा जी ने उसे अपने अस्पताल में देखा तो बेकरारी से वो उसकी तरफ बढ़ गई, मगर अपनी माँ को देखते ही साहिल अचानक वहाँ से गायब हो गया। सुमित्रा जी ने उसे पूरे अस्पताल में ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। उसी शाम साहिल घर आया और कहने लगा, माँ, जिस अस्पताल में तुम काम करती हो मैं वहीं प्रैक्टिस करने के लिए आऊँगा। यह सुनकर सुमित्रा जी खुशी से खिल उठी। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें रोज़ देख सकूँगी? तो वो बोला, हाँ माँ, मगर मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। तुम किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ, तुम समझ सकती हो कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, और अगर किसी को पता चल गया कि अस्पताल में झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत मेरी माँ है तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। बेटे के मुंह से ये सुनकर सुमित्रा जी का तो सदमे के मारे दिल फट गया, और दिनेश भी हैरत में था। उसे भी साहिल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। फिर सुमित्रा जी ने वही किया जो साहिल ने कहा था, क्योंकि वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। अब सुमित्रा जी उसे अपनी आंखों के सामने रोज़ देख सकती थी। यही काफ़ी था उनके लिए। उन्हें लगा था कि वो कभी ना कभी तो सबके सामने ये स्वीकार कर ही लेगा कि वो उसकी माँ है, मगर अब उसने न जाने किस औरत को अपनी माँ बताकर सबको यकीन दिला दिया था। क्या उसकी पहचान इतनी बेमानी थी? क्या वो अपने बेटे के लिए इतनी बुरी थी कि वो दुनिया को ये तक नहीं बता सका कि वो उसकी माँ है? जब सुमित्रा जी घर पहुंची तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। दिनेश ने इस मुश्किल घड़ी में उन्हें संभाला और कहने लगा, भाई तो शुरू से ही खुदगर्ज है, और कुछ आपकी मोहब्बत ने उन्हें ऐसा बना दिया है। आपने भी उन पर कभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं डाला। अगर आप उन्हें अपनी कुर्बानियों के बारे में बताती रहती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे भी भाई के रवैये पर बहुत अफसोस है। कुछ दिन सुमित्रा जी छुट्टी पर रही, मगर जब उन्होंने दोबारा काम पर जाना शुरू किया तो दिनेश बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, माँ, आप बात को समझती क्यों नहीं हैं? आखिर वहाँ क्यों जाती हैं? क्या मिलता है आपको अपने जख्मों को कुदेर कर? लेकिन वो ममता के हाथों मजबूर थी। वो अपने बेटे को अपनी आंखों से देख सकती थी, और इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। मगर ये बात दिनेश नहीं समझ सकता था। उसी दिन की बात है जब सुमित्रा जी काम पर पहुंची तो वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। जब उन्होंने जाकर देखा तो साहिल खून से लथपथ पड़ा था और डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहे थे। ये देखकर सुमित्रा जी पूरी तरह से चीख पड़ी। उन्होंने इतने समय से ये भ्रम बनाए रखा था, साहिल की बात मानी थी, किसी को नहीं बताया था कि वो उसकी माँ है। मगर जब उसे इस हालत में देखा तो सुमित्रा जी खुद पर काबू नहीं रख पाई।
डॉक्टर पूनम और बाकी डॉक्टर उसे इस तरह रोते देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है आंटी जी, आप क्यों इतना रो रही हैं? क्या तुम्हारी डॉक्टर साहिल से बहुत अटैचमेंट है? तो सुमित्रा जी ने उन्हें बताया कि वो उनका बेटा है। ये सुनकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। वे कहने लगे, डॉक्टर साहिल ने तो इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया। तो सुमित्रा जी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। इस वक्त साहिल को खून की सख्त ज़रूरत थी और समय पर उसे खून देना बेहद ज़रूरी था, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप किसी से भी मैच नहीं हो रहा था। तभी सुमित्रा जी ने डॉक्टर से कहा कि वो मेरा बेटा है, मेरा ब्लड ग्रुप उससे ज़रूर मैच करेगा। किसी भी तरह से मेरे बेटे को बचा लो। जांच करने पर उनका ब्लड ग्रुप साहिल के साथ मैच कर गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें खून देने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि वो एक कमज़ोर औरत है और उन्हें खुद खून की कमी है। ऐसे में उनके लिए कई तरह की समस्या हो सकती हैं। तो सुमित्रा जी ने दिनेश को फ़ोन करके बुलाया। उसका ब्लड ग्रुप भी साहिल के साथ मैच हो गया। 24 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार साहिल को होश आ ही गया। आंखें खोलते ही उसने माँ को पुकारा तो सुमित्रा जी बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी। तो पहले तो वो उसे अविश्वास से देखता रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं कितना बदनसीब हूँ माँ कि मैंने अपनी ही माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी जन्नत को ही नहीं पहचाना। सिर्फ इस समाज में अपनी पहचान ऊंची रखने के लिए मैं खुद को वैसा दिखाता रहा जैसा लोग मुझे देखना चाहते थे। मुझे अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखकर पहले शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन ये शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात थी कि मेरी माँ एक मेहनती औरत है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से हमें इस काबिल बनाया। माँ, मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। वो लगातार रोए जा रहा था और एक ही बात दोहराए जा रहा था। डॉक्टर पूनम की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना अगर आज भी तुम्हें यह एहसास नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने का फ़ैसला बदल देती। मैं ऐसे खुदगर्ज इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जो अपनी जन्म देने वाली माँ को ही भूल जाए। फिर मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह होती। जब साहिल का एक्सीडेंट हुआ था तब वो सोच रहा था कि पूनम को लेकर बाहर सेटल हो जाएगा और किसी को उसके असलियत के बारे में पता भी नहीं चलेगा। उस दिन वो अपने दोस्त के साथ अस्पताल की तरफ जा रहा था जब अचानक यूटर्न लेते वक्त सामने से एक ट्रक आ गया। ट्रक ड्राइवर नशे में था और उसकी गलती की वजह से ये भयानक हादसा हो गया। साहिल का दोस्त तो बच गया, लेकिन साहिल को गंभीर चोटें आई। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसका बचना मुश्किल है, मगर खुदा का शुक्र था कि वो अब खतरे से बाहर था। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो घर आकर उसने कहा, अब से मैं इस घर में आप लोगों के साथ ही रहूँगा। पूनम को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ समय बाद साहिल और पूनम की शादी धूमधाम से हो गई और सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।